तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, वन रक्षक, पटवारी, जेल प्रहरी एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है साइंस का, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत मोनेरा, ऑर्थोपोडा, प्रोटिस्टा, अन्य जो भी आपके जंतु जगत हैं, इन सबसे जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपके पटवारी के एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न जो आपके आगे एग्जाम में जैसे कि वन रक्षक, एमपीएसआई इनमें आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए ये वीडियो ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके एमपी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की जो है वो नींव पड़ी थी। इसीलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। समझिए क्यों कहा जाता है इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता। ठीक है, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। आगे आपके एग्जाम में ये पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक में ये वर्गीकरण किया है। तो सिस्टम नेचर नामक की पुस्तक में इन्होंने जो है ये वर्गीकरण किया है, और यही प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। अगला देखते हैं, सभी बैक्टीरिया को किस जंतु जगत के अंदर रखा जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब बैक्टीरिया का नाम देकर के उन्होंने जगत पूछा हुआ था, तो जितने भी बैक्टीरिया आपको आगे बताने वाले कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, तो मोनेरा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और की बैक्टीरिया आज शामिल है। ठीक है, जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो देखिए, एक तो ऊपर वर्गीकरण आपको बताया था, एक पंच जगत वर्गीकरण दिया गया था। तो पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो रॉबर्ट विटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण दिया था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि पंच जगत का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो रॉबर्ट विटेकर ने किया था। देखिए, पांच जगत वर्गीकरण रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। उन्होंने पंच जगत वर्गीकरण का पिता जो है उन्हीं को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पंच जगत का पिता किसे कहा जाता है, तो विटेकर को पंच जगत का पिता कहा जाता है। पंच जगत वर्गीकरण का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे वो सारे के सारे आपको मोनेरा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो सब आपको मोनेरा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। देखिए, तो पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली में समस्त जीवों को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न जगत में रखा गया है। इनमें प्रोकैरियोटिक के समस्त कोशिकाओं को मोनेरा जगत में रखा जाता है। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का क्या मतलब है। आपसे पूछा गया कि नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, पहला पद क्या दर्शाता है, दूसरा पद क्या दर्शाता है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो इसमें जो है दो पद होते हैं। एक नाम जिसका पहला भाग वंश और दूसरा भाग जाति। जो पहला भाग होगा वो वंश को दर्शाएगा, दूसरा भाग दूसरा भाग होगा वो जाति को दर्शाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है ना, होमो सेपियंस कहते हैं मनुष्य को। अब देखिए, इसमें जो होमो है ना, ये होमो ये वंश को दर्शा रहा है, और जो सेपियंस है, सेपियंस ये इसकी जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, पहला भाग जो होगा वो वंश को दर्शाएगा और जो दूसरा भाग होगा वो उसकी जाति को दर्शाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक मेरे भाई जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। 25 या फिर 26 तारीख से आपकी वन रक्षक और एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास आपकी शुरुआत हो रही है। इसी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी तैयारी आपकी करवाएंगे। आपने पटवारी में देखा है, हालांकि थोड़ा लेट यहाँ पर पटवारी में शुरू किया था, लेकिन जो आपकी वन रक्षक है इसमें हम बिल्कुल लेवल से शुरू करेंगे। एक तरफ से करंट अफेयर, एक तरफ से इंग्लिश के सारे टॉपिक, एक तरफ से हिंदी, मतलब सारी तैयारी आपकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं। तो याद रखना, जो भी स्तनी वर्ग के जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो भी स्तनी वर्ग के जंतु होते हैं वो जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं तो किस रूप में, तो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। चमगादड़ वगैरह जो है ये जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं तो यूरिक अम्ल के रूप में जो है नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। देख लीजिए, स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। ठीक है, इस उत्सर्जन को यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि नाइट्रोजन के स्तनी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके उत्सर्जन को क्या कहा जाता है, तो यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उस जीव का नाम क्या है जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक और कशाभिका दोनों होते हैं। यानी कि देखिए,
प्लांट भी कहता है और वो एनिमल भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है हरित लवक यानी कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट वो भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उसमें उपस्थित होती हैं। तो वो ऐसा जंतु कौन सा है? तो ऐसा जंतु आपका युगलीना होता है, ठीक है। युगलीना के ऊपर एक और प्रश्न आया था, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि युगलीना के ऊपर क्या प्रश्न आया था। देखिए, युगलीना जीव प्लांट एनिमल कहलाता है, यानी कि प्लांट भी है और एनिमल भी, ठीक है, कहलाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक के साथ साथ कसाबिक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। इसका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही किया जा सकता है। युगलीना एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है याद रखना, एक तो यह एक कोश की है, दूसरा ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है युगलीना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एमपी पटवारी में। इसे जंतु तथा पादपों की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि जंतु जगत तथा पादप जगत की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो युगलीना को जंतु जगत तथा पादप जगत की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। जिसमें जो है रक्त गुहा पाई जाती है, ऐसा कौन सा समूह है? तो वो आपका ऑर्थोपोडा और मोलस्का। मच्छर वच्छर होते हैं ना, कहते हैं अरे यार ये मच्छर मेरा खून पी गया। क्यों खून पी जाता है भाई वो आपका? क्योंकि उसके अंदर जो है रक्त गुहा होती है, ठीक है, रक्त गुहा होती है। तो ऐसे कौन से संघ होते हैं? तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ये दो संघ है जिनके पास में रक्त गुहा होती है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए, तो पशुओं के आर्थ्रोपोडा में मोलस्का समूह में रक्त गुहा होती है। संघ आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है? तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे आते हैं आपके ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इन सब में आपको रक्त गुहा देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे आपका खून पी जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ये प्रश्न भी आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। सही आंसर है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ जो है वो पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। लगभग 84%, जो 84% ज्ञात प्रजातियां हैं वो इसी फाइलम की सदस्य हैं। अब मान लो आपको कुछ आ नहीं रहा है, आपसे पूछा गया बताइए किस जगत का सदस्य है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप तुक्का लगाएंगे। तुक्का में ज्यादातर कोशिश करना कि ऑर्थोपोडा ही लगाना, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके जंतु होते हैं वो ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए, झींगा मछली, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, ये सारे के सारे जो कीट होते हैं, जो भी खून पीने वाले होते हैं, ये तो आपके ऑर्थोपोडा में आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनके पास में रक्त गुहा होती है। तो आप समझ सकते हैं जितने खटमल वटमल होंगे सब आपका खून पीते हैं, ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, किस फाइलम के जंतुओं के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं? याद रखना ये प्रश्न पूछा गया था कि असंख्य छिद्र वाले जंतु कौन से होते हैं। तो याद रखना वो पोरीफोरा जो है संघ के जंतु कहलाते हैं, जिनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। इस संघ के सभी जंतु में जो है ना छिद्र पाए जाते हैं, यह बहुकोश की होते हैं। कितने होते हैं? बहुकोश की जंतु हैं, सारे के सारे बहुकोश की होते हैं। याद रखना ये सारे के सारे बहुकोषकीय जंतु होते हैं जिनके जो असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और पोरीफोरा समूह के अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि नेपोलियन हेड हो गया, साइकस हो गया, स्पंज हो गया। ये स्पंज पूछा गया था कि स्पंज कौन से समूह के अंतर्गत आता है? जो आपका स्पंज है वो पोरीफोरा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिनसे ये अपना श्वसन का कार्य करता है। पानी में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसा जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से श्वसन कर सकता है, भाई कौन सा है वो? तो वो अपना मेढक है। मेढक भाई है जो कि मतलब उभयचर भी होता है, ठीक है ना, मतलब बाहर भी रह सकता है अंदर भी रह सकता है। तो ये क्या करता है? ये अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकता है और त्वचा से भी सांस ले सकता है। ऐसा एक ही जंतु है, वो आपका मेढक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह उभयचर प्राणी है, आपको याद रखना कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्राणी उभयचर हैं या फिर इनमें से कौन से प्राणी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जो भी रेंगने वाले होते हैं सारे सरीसृप के अंतर्गत, जो भी पानी और जल में दोनों में रह सकते हैं वो उभयचर है। जो आपका मगर है, मगरमच्छ जो है वो आपका सर्पी में आता है, ठीक है ना, रेंगने वाले जंतुओं में आता है। नहीं तो पता चला उभयचर लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेकिया किसका श्वसन अंग होता है? तो कीटों का जो श्वसन अंग है वो ट्रेकिया होता है, ठीक है। देखिए, श्वसन नलियों का जाल ट्रेकिया कीट का होता है। इसमें श्वसन अंग फेफड़े नहीं पाए जाते हैं या ट्रेकिया की मदद से सांस लेता है। जितने भी कीट होते हैं ना, इन कीटों में जो फेफड़े नहीं पाए जाते, ठीक है। ये सांस कैसे लेते हैं? तो ट्रेकिया की मदद से ये सांस लेते हैं। गले में इनके जो है एक श्वसन प्रणाली होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, खाद्य श्रृंखला का क्रम आपसे पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था खाद्य श्रृंखला का क्रम। तो चलिए क्रम आपको बता देते हैं। सबसे पहले घास होता है। घास को कौन खाएगा? घास को कीट खाएगा, कीड़ा खाएगा। जैसे तिलचट्टा वगैरह हो गया, उस तिलचट्टे को कौन खाएगा? उसको खाएगा मेढक। मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? सांप को बाज खा लेगा। तो ये इस तरह से जो है क्रम चलता रहता है, ठीक है। अब यहीं पर चेंज कर दो, घास घास की जगह पर बकरी कर दो। बकरी कौन खाएगा? बकरी को शेर खा जाएगा। फिर शेर को कौन खाएगा? मनुष्य खा जाएगा। तो मनुष्य जो है वो आपका सबसे बड़ा उसमें आता है, ठीक है ना। मतलब कि ये नरभक्षी, मतलब उसको ये कहते हैं कि दोनों में आता है वो क्या कहते हैं, सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में कितने प्रतिशत जो ऊर्जा है वो दूसरे में स्थानांतरित होती है? तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। जैसे कि घास को खाया,
कीट ने, ठीक है? कीट के पास में मान लीजिए 100% ऊर्जा आई, तो जब ये मेढक के पास में मेढक कीट को खा लेगा ना, तो मेढक के पास में केवल 10% ऊर्जा ही इसको मिलेगी, ठीक है ना? इसका 10% अगर मेढक को साँप खा लेगा, तो साँप की जो 100% ऊर्जा है, इसका 10% ही साँप को मिलेगा, यानी कि केवल और केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हम लेकर के आए हैं। जो भी नया टॉपिक आपके एग्ज़ाम में जुड़ता है, उसके ऊपर तुरंत हम वीडियो बना देते हैं। ना केवल साइंस बल्कि हिंदी, इंग्लिश सब पर वीडियो बनाइए। पीक्यूआरएस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन तीनों पर स्पेशल वीडियो बना दी है ट्रिक के द्वारा, उसको आप ज़रूर देख लेना। अगर आपका आगे वनरक्षक, एमपीएसआई किसी का भी एग्जाम हो, सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, वो तीनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। उनको देख करके आप जरूर जाना अगर आप आगे आपका एग्जाम हो, ठीक है? हिंदी की एक अलग से वीडियो बना दी है, तत्सम तद्भव की ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, तत्सम तद्भव और वाच्य की दोनों को मिलाकर के एक वीडियो बना दी है। सर्च के लेना तत्सम तद्भव एवं वाच्य बाय सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आराम आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तत्सम से तद्भव कैसे बनाएंगे, वो बनाना भी हमने उसमें सिखाया है, तो ये सारी वीडियो आप देख करके जा सकते हैं, ठीक है? करंट अफेयर की वीडियो हमने बना दी है, सब आपकी तैयारी करवा दी हमने, ठीक है ना? आपकी पटवारी के लिए अब केवल वनरक्षक रह गया, तो वनरक्षक के लिए अलग से शुरू करेंगे 25-26 तारीख से स्पेशल क्लास शुरू करेंगे। वहाँ पर आपकी सब कुछ तैयार कराएंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस, करंट अफेयर सब तैयार करवाएंगे, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है आपको, ठीक है? स्पाइरोगोरा क्या है? तो स्पाइरोगोरा एक तरह का शैवाल होता है। सीधे-सीधे यही पूछा गया था कि स्पाइरोगाइरा क्या होता है? तो शैवाल है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। यानी कि जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो भी आपको हरे रंग का दिखाई देता है, कोई भी चीज़, ऐसा नहीं हो कि हरे रंग की कुर्सी तो वो क्लोरोफिल हो गई, नहीं। जो भी जीव आपको दिखाई देते हैं, जो श्वसन करते हैं और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इनके बारे में बहुत प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं, ठीक है ना? देखिए आगे देखते हैं। यह बहुत तेज़ी से फैलता है, इसी वजह से जो तालाब का रंग जो है हरे रंग का दिखाई देना। कभी-कभी आप देखना कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि आपको तालाब पे ना ऐसे तालाब तालाब होता है, तालाब पे ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हरे-हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। पूरा का पूरा तालाब आपका ग्रीन कलर में हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर में क्या होता है? वो स्पाइरोगाइरा ही होता है, ठीक है ना? बहुत जल्दी ये फैलता है, ठीक है? चलिए, अमीबा तथा पैरामीशियम किस संघ के सदस्य हैं? अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के सदस्य हैं? तो ये दोनों प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? देखिए तो अमीबा और पैरामीशियम प्रोटिस्टा संघ के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोश की प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है ना? जो भी जलीय यूकैरियोटिक जीव होंगे, वो आपके प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आएँगे। अमीबा और पैरामीशियम को आपने कभी देखा नहीं होगा। ये पैरामीशियम की जो आकृति है ना, वो चप्पल के समान होती है। पूछा भी गया है कि कौन से जीव की आकृति चप्पल के समान होती है, तो आपका पैरामीशियम होता है। अमीबा की कोई भी आकृति नहीं होती है, रंगहीन होता है, ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। कभी-कभी एकदम आप बहुत बारीकी से देखेंगे, तो कभी-कभी आपको पानी के ऊपर ऐसा ऐसा स्टार सा किसी भी मतलब आकृति का बना हुआ दिख जाता है, ऐसे चपटा-चपटा सा, वो आपका यही होता है, अमीबा ही होता है वहाँ पर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। कौन सा प्रोटिस्टा संघ का सदस्य कवक और जंतु दोनों की विशेषता रखता है? यानी कि वो कवक भी होता है और जंतु भी होता है। ऐसा कौन सा सदस्य है भैया प्रोटिस्टा का, दोनों में काम कर रहा है? तो वो आपकी अपवंक फफूंदी होती है। कौन सी फफूंदी? अपवंक फफूंदी। नॉर्मल फफूंदी होती है वो आपकी कवक होती है, लेकिन जो अपवंक फफूंदी होती है, ये आपकी जंतु और कवक दोनों में आती है। तो अपवंक फफूंदी जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम का एक ऐसा सदस्य है जो कवक और जंतु दोनों की विशेषता रखता है। नाम याद रखना, अपवंक फफूंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। वह सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो कौन-सा है? तो राइबोज़ियम, राइबोज़ियम के बारे में यही प्रश्न आया था। राइज़ोबियम जो है, ये आपका ऐसा का ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन-सा जीव है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एकमात्र जीव है, वो आपका राइज़ोबियम है, ठीक है? ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में इसके बारे में आपको बताया भी था। तो राइज़ोबियम जीवाणु के पास नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। राइबोज़ियम सहजीवी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये कैसा जीव होता है? यह एक सहजीवी जीव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? आप सबको पता है जो यीस्ट होता है, इसका उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, यीस्ट का उपयोग, ठीक है? देखिए, अल्कोहल मतलब शराब, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। यह एक प्रकार की कवक कोशिकाएँ हैं जो अवायवीय श्वसन के द्वारा शर्करा का किण्वन करके अल्कोहल में बदल देती हैं, ठीक है ना? जो शर्करा की किण्वन कर लेती हैं, किण्वन को जो किण्वन करके मतलब सड़ा देती हैं। किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। काफ़ी समय तक किसी भी चीज़ को आप रख दोगे तो वो क्या होगा? सड़ जाएगा। ऐसा ही होता है, महुआ होता है, महुआ को रख देते हैं, काफ़ी दिनों तक सड़ जाता है, तब उसका किण्वन करके शराब बना लेते हैं। तो ऐसे ही जो है शराब का निर्माण किया जाता है, अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, उसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव के बीच में नाभ की झिल्ली नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवों को हम प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत रखते हैं, जिनके क्या होता है नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव, ऐसे नाभिकीय पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है ना? नाभिकीय पदार्थ भरा हुआ है और ये कोशिका द्रव होता है। इनके बीच में नाभ की झिल्ली नहीं होती। अगर झिल्ली नहीं होगी, तो वो सारे के सारे प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ एवं कोशिका द्रव के बीच में नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है, वो सारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। यह असामान्य जीव हैं, यह यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है ना? इन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। इंसान जो है वो अपना यूकैरियोटिक जीव है और इसी के अंतर्गत इंसान आता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना? लाइक करना तो बनता है फ़र्ज़। कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए इसी बात पर। वह कौन-सा जीव है जो निरंतर अपने आकार और स्थिति को बदलता रहता है? हमने बताया आपको अमीबा का कोई आकार नहीं होता, कोई स्थिति नहीं होती, कोई रंग नहीं होता है। वो कभी भी किसी भी आकार में हो जाता है, ठीक है ना? बोलेगा आज तो मुझे बहुत स्मार्ट दिखना है तो चश्मा-वश्मा लगा कर के आ जाएगा, जूता-वूता पहन करके। बोलेगा अरे यार आज तो मन ऐसा हो रहा है कि एकदम ढीला-ढीला सा ऐसे घूमूँ फिरूँ तो हाफ लोअर में आ जाएगा। मतलब उसकी कोई जो है आकृति या फिर स्थिति नहीं है, ठीक है ना? मन का मौजी है वो। चलिए, अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ है। ये आपको याद रखना कि अमीबा है क्या? तो अमीबा प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियाँ नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों में पाई जाती हैं। लगातार अपने आकार और स्थिति में ये परिवर्तन कर सकता है, ठीक है? ये आपका अमीबा हो गया भाई, अपने मन का है ये। विज्ञान की वह शाखा जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो उसे हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्र जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। उन जीवों के लिए होती है जो एक कोश की कोशिका समूह के अंतर्गत होते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोश की जीव होते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जुगाली रूमिनेंट क्या है भाई? ये प्रश्न आ गया था पटवारी में। अब लोग कह रहे हैं भाई बहुत कठिन प्रश्न पूछा था कि जुगाली रूमिनेंट क्या होता है? और ऑप्शन में दिया था भाई कि जंतुओं द्वारा निगला गया भोजन। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जुगाली से ही समझ लेते तब भी आप कर लेते थे। जुगाली रूमिनेंट पशुओं द्वारा खाया गया ऐसा भोजन होता है जो अंशतः पचता है, बाद में यह मनुष्य ये जो पशु होते हैं वो उस भोजन को जुगाली के द्वारा दोबारा पचाते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो पशु होते हैं ना वो अपने मन का भोजन खा लेते हैं, खूब खा लेते हैं जम के, ठीक है ना? फिर वो भोजन उनका पचता नहीं है, नहीं पचता है तो क्या होता है कि वो भोजन उनके इंटेस्टाइन में जो है इकट्ठा हो जाता है। फिर बाद में जब उनको दोबारा भूख लगती है तो वो उसी भोजन को निकाल करके अपना जुगाली करते रहते हैं, अपना काम चलाते रहते हैं, ठीक है ना? उनके मुँह से सफ़ेद-सफ़ेद झाग से निकलता रहता है, तो जुगाली के द्वारा जो है अपने भोजन को दोबारा पचाते हैं। तो वो जो झाग-झाग सा निकलता है ना, उसी को हम जुगाली रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है? अब एक प्रश्न यहाँ का महत्वपूर्ण है, जुगाली करते हुए जो भी जंतु होते हैं, उनके मुँह से कौन-सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे भाई। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना? लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वन रक्षक की क्लास, एमपी पुलिस एमपीएसआई क्लास शुरू हुई। और भाई सुनाई पड़ रहा है ऐसा, आंतरिक सूत्रों से पता चला है, एमपीएसआई का सिलेबस मेरे भाई चेंज होने वाला है, ठीक है ना? क्या होने वाला है? आपका प्री कराएँगे वो, ठीक है? प्री आपका क्वालीफाइंग रहेगा, फिर मेंस कराएँगे, मेंस में 750 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? इसमें माइनस मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ पता नहीं है। इसके ऊपर है कि हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे, पहले थोड़ा कन्फर्म हो जाए तो फिर प्रॉपर वीडियो लेकर के आएँगे आपके लिए, ठीक है ना? उसके बाद में आपका इंटरव्यू करवाएँगे, फिर आपका फिजिकल करवाएँगे। तो ये सारी चीज़ें एमपीएसआई में होने वाली हैं। अब कहाँ तक ये सत्य है, वो तो तभी पता चलेगा जब आपकी जीओपी आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए, वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जॉइन कर लेना इसको, साथ ही साथ में उसी के अंदर एक और चैनल होगा, सक्सेस जंक्शन लाइव। उसको ज़रूर जॉइन कर लेना, लाइव वाला चैनल। क्यों? क्योंकि इसमें हम किताबें डालते रहते हैं, पूरी की पूरी किताबों की पीडीएफ डाल देते हैं। वो किताबों की पीडीएफ आप डाउनलोड करके उन किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी नई किताब जैसे आ जाती है आपके एग्जाम में, अब नाम तो नहीं लेंगे किताबों का, ठीक है ना? मैथ की बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं, जैसे यादव सर की हो गई, और भी किताबें जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही कोई भी नई किताब आएगी एमपीएसआई के लिए, वो भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर हमने ऐप्स भी डाल दिए हैं, ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैथ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं, मैथ की स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2-3 ऐप वहाँ पर डले हैं, जाकर के डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? चलिए, सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से चैनल है टेलीग्राम, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना मेरे भाई, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को बता दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 25-26 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। जल्दी मिलते हैं दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।